It was introduced by Walter Cossell in 1916. So first of all, वाल्टर कोसेल और जीएन लेविस ने दो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाए थे. फर्स्ट ऑफ देम वाज आयनिक बॉन्ड. उसका क्रेडिट जो है दोनों ने मिलके कोसेल को दिया, और कोवेलेंट बॉन्ड का जो क्रेडिट है वो दोनों ने मिलके आपस में लेविस को दिया. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर कोसेल इन 1911. दिस bond is formed between metals and non-metals, having electronegativity difference greater than 1.7. अब ये बॉन्ड जो है दो ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर दैन 1.7 होना चाहिए. ठीक है. अगर लेस देन 1.7 होगा तो फिर जो है बॉन्ड कोवेलेंट होगा. अगर ग्रेटर देन 1.7 होगा तो बॉन्ड आयनिक होगा. तीसरी बात कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय complete shifting of electrons from one atom to another atom. कि ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड इस तरह से बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है completely shift होते हैं from one atom to other atom. So we should have two kind of atoms to form an ionic bond. One that should have ability to lose electrons, other should have ability to gain electron. अब ये दोनों जो एलिमेंट हैं हम कहते हैं कि this bond is formed between metals and non-metals. Metals have tendency to lose electrons. Metals जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं. नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन करते हैं. क्यों करते हैं? वो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो we should have two kind of elements to form an ionic bond. Number one वो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करे. नंबर 2 ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करे. ठीक है. ये दो एलिमेंट होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा. अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड. ठीक है. अच्छा, चौथी बात, दिस बॉन्ड is generally formed between elements of 1A, 2A, 3A with elements of which 5A, 6A and 7A. कि ये बॉन्ड जो है जनरली किस एलिमेंट्स के दरमियान बनता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स जो है वो तो आपको हर ग्रुप में दिखाई देंगे. ठीक है. अप टू 6 ग्रुप जो लोअर एलिमेंट है वो मेटल होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स मेटल्स हैं. पर सारे मेटल्स सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं. ठीक है. अब बात ये है कि नॉर्मली जनरली जो तकरीबन सारे एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो ये हैं कि जब भी 1A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा तो वो आयनिक होगा. 2A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस बॉन्ड जो है वो क्या होगा? आयनिक होगा. 3A वाला भी इनसे क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा. अब क्यों बनाएगा वो भी हम पढ़ते हैं. This bond is formed between two
काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ऊपर मैंने लिखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड क्यों बनता है, चलिए व्हाई दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस साइड पे हम लिखते हैं मेटल्स, कि मेटल्स में ऐसा क्या होता है कि वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और इस साइड पे लिखते हैं नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स में ऐसा क्या है कि वो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब मेटल्स जो है, नंबर पहली बात कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं, दे हैव लार्ज एटॉमिक रेडियाई, दे हैव लार्ज एटॉमिक रेडियाई, कि इनका एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा होता है, इनकी एटॉमिक साइज जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है, नंबर वन दे हैव स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, कि इनका रेडिया जो है वो स्मॉल होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल रेडियस एंड लार्ज रेडियस, ठीक है। लार्ज रेडियस ये है, स्मॉल रेडियस ये है, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कोई नॉन मेटल है, ये कोई मेटल है, ठीक है। अब देखें, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है न्यूक्लियस की। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज अ कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पे। जितना डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस शॉर्ट है। यहाँ पर पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्टेंस। सो यहाँ पे इन केस ऑफ स्मॉल रेडियाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। उस अट्रैक्टिव फोर्स के नतीजे में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा खारिज होती है, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी क्योंकि डिस्टेंस लार्ज है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी, यानी या इसकी जो एनर्जी माइनस होगी, रिलीज होगी, वो कम होगी, इसकी क्या होगी, हाई। अब ये जो रिलीज एनर्जी है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी जितनी एनर्जी निकल गई है, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एग्जैक्टली उतनी प्लस में एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो इनका एटॉमिक रेडिया है क्या होने की वजह से, लार्ज होने की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से। नंबर टू, सेकंड रीजन क्या होगा कि दे हैव लो आईपी, कि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका क्या होगा, दे हैव हाई आईपी। अब इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है बिकॉज ऑफ लार्ज रेडियस, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल रेडियस, ठीक है। तो आईपी कम होने की वजह से देखें मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दे आर directly proportional to each other. They are directly proportional to each other. Both of these, metallic character and what? Electropositivity, they are inverse of ionization potential. जितना ionization potential ज़्यादा होगा, metallic character कम होगा, यानी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम होगी। जितना metallic character ज़्यादा होगा, आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, या आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये आईपी कम होगा, उतना एलिमेंट ज्यादा क्या होगा। यानी सिंपली मैं अगर लिखूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेडियस। यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस के जितना रेडियस लार्ज होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। रेडियस किसका ज्यादा है, मेटल का, किसका कम है, नॉन मेटल का, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज रेडियाई, बिकॉज ऑफ देयर लो आईपी, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे,
इनको ये एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है, बिकॉज ऑफ अबाउट टू रीजंस दैट देयर रेडियस इज लार्ज, दे हैव लो आईपी, फॉर लो आईपी दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. ओके, नंबर 3, नाउ बिकॉज ऑफ स्मॉल रेडियस दे हैव हाई एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे गेन इलेक्ट्रॉन इजिली. अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करें, नॉन मेटल्स क्या करें, गेन करें. अब ये जो लूज करें लो आईपी की वजह से, ये गेन क्यों कर रहे हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन इजी बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब देखिए 3 टर्म्स हैं. एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एलिमेंट की एबिलिटी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना. ठीक है, दूसरा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एटम में आता है तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, या एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होती है, या चेंज इन एनर्जी क्या है. ठीक है, अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इट मीन्स कि उस एलिमेंट को उतना ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन क्या करने का, ऐड करने का. ठीक है, तो they gain electron because of their high electronegativity and they lose electron because of their low ionization potential. तो ये reasons हो गए कि ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं. ठीक है, अच्छा, they lose electron easily के लिए क्या बनाएंगे, they form cations or positive ions. They form what, cations or positive ion. तो ये positive ion बनाएंगे. ठीक है, they form what, anions. They form anions. ये anions बनाते हैं, यानी ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे, वो नेगेटिव आयन बनाएंगे. अब एक तरफ, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनते हैं ये गैस स्टेट में बनते हैं. ठीक है, इन गैस स्टेट. अब मुझे आप ये बताएं कि इन गैसियस स्टेट ये जो आयन्स बनेंगे ये स्टेशनरी होंगे या मूविंग होंगे. शाबाश, कमेंट करें जरा, या इनको म्यूट करना जरा. मूविंग होंगे. ठीक है, बिल्कुल मूविंग होंगे, क्योंकि गैस फेस में आयंस जो है वो स्टेशनरी नहीं होंगे, वो मूविंग होंगे, वो मूव करेंगे. ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के नजदीक आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इनमें नेचुरल अट्रैक्शन डेवलप होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है. तो एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव आयन होगा, तो नेचुरली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, यानी यहाँ पे एक साइड पे पॉजिटिव आयन बना, दूसरी साइड पे नेगेटिव आयन बना. अब ये गैस फेस में, ये भी गैस फेस में, तो ये एक दूसरे के नजदीक आके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे. और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसके नतीजे में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी. और ये जो आपस में आयंस चिपक गए हैं या आपस में बाइंड हो गए हैं, दिस अट्रैक्टिव फोर्स जिसके नतीजे में ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. स्क्रीनशॉट लीजिए. अगेन मैं वंस रिपीट करता हूँ, वाल्टर को से दिस बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. व्हाई? दीज आर द रीजंस. अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए. द बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन बाय द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. तो ये बॉन्ड जो है कंप्लीट शिफ्टिंग, अब ये जो मेटल है लूज इलेक्ट्रॉन, यानी इसका इलेक्ट्रॉन निकल के नॉन मेटल में जाएगा और ये पॉजिटिव आयन बनाएगा और ये नेगेटिव आयन बनाएगा. ठीक है, उसके बाद दिस बॉन्ड इज जनरली फाउंड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ 1A 2A 3A, यानी ये एलिमेंट्स वो हैं जो ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपाउंड बनाएंगे जब आपस में कंबाइन होंगे, आयनिक कंपाउंड. बाकी जो दूसरा एलिमेंट में ऑप्शन होता है कि वो आयनिक भी बना सकते हैं और कोवेलेंट भी बना सकते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद कि ये दो टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यूजर हो, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और गेन करने वाला हो. ठीक है, तो वो एलिमेंट जो है दे आर जनरली कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हमारे पास एक चीज है कि आयनिक बॉन्ड जो है हमें हमारे पास गैसियस आयंस है, यानी अप टिल हियर जो चीज है वो क्या है कि एक पॉजिटिव आयन बना है, दूसरा नेगेटिव, और दोनों गैस स्टेट में तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, नजदीक आके एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होनी चाहिए? इधर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है
इवन टीचर्स भी यही कहते हैं कि अ बॉन्ड which is formed by the complete transference of electron from one atom to another atom, और हम कहते हैं कि a bond which is formed by the complete shifting of electron from one atom to another atom is called an ionic bond. देखिए ये केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स को, और इस डेफिनेशन में कहीं पे भी अट्रैक्टिव फोर्स का जिक्र नहीं है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसको ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये एक कंडीशन है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, ये फॉर्मेशन की कंडीशन है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। सो दीज आर द कंडीशंस, दीज आर नॉट डेफिनेशंस। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। डेफिनेशन क्या होगी कि एन आयनिक बॉन्ड इज एन attractive force that bind positive and negative ions together। तो वो फोर्स जो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन बना और नेगेटिव आयन बना उनको आपस में हेल्ड करके रखती है, होल्ड करके रखती है, उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। हम अब एग्जांपल लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl के सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, ठीक है। अब पहली बात ये है कि N आयनिक बॉन्ड इज completely formed in 3 steps। in 3 steps। तो आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली 3 स्टेप्स में बनता है, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स? स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। अब यहाँ पे केटाइन कौन सा है? सोडियम मेटल है, तो सोडियम आयन बनेगा। कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन कैसे बनेगा, ठीक है। देखें ये सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281 और ये गैस फेज में होना चाहिए। कह रहा है कि जब आप इसमें 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऐड करेंगे, कितनी एनर्जी? 495 किलो जूल पर मोल। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है KLM शेल वाला, ये निकल जाएगा। This energy is called ionization potential। This energy is called ionization potential, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम +1 गैस स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 28, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लूज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट कि मेटल एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अब एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा? जितनी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आईपी चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। अब इसकी जो फर्स्ट आईपी है सोडियम की वो 495 है, तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा पहले वही जो है क्या होगा? रिमूव होगा। यहाँ से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकल जाए, चले मैं निकल गया, क्या होगा? सोडियम आयन हुआ। अब देखिए सोडियम की ऑक्टेट पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? सो आयनिक बॉन्ड या लेविस का कॉन्सेप्ट यही है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स which can complete their octet by losing electron or by gaining electron। अब इलेक्ट्रॉन लूज कौन करके ऑक्टेट पूरी करेंगे? मेटल्स। गेन कौन करके ऑक्टेट पूरी करेंगे? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखिए सोडियम बीइंग अ मेटल, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी ऑक्टेट पूरी कर दी, ठीक है। स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, यहाँ पे एनाइन, यहाँ में नेगेटिव आयन कौन है? क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन कैसे बनेगा, ठीक है। अब क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन भी गैस स्टेट में होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक है। प्लस इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करने के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर -4 और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे? 8। तो इसने भी अपनी ऑक्टेट पूरी की। अब दोनों ने अपने ऑक्टेट पूरी की है, बट द स्टाइल इज डिफरेंट। इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके की है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके लिए। दिस इज द व्हाट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मेटल्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब जब क्लोरीन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा जो सोडियम से आया है खुद में,
तो ये नेगेटिव आयन बनेगा और इसके साथ ही 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब देखिए अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करें तो आप रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, या दो तरीके होते हैं, या आप रिएक्टेंट साइड एनर्जी प्लस में लिखेंगे या आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा H प्लस 495। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब एनर्जी रिलीज होती है या आप प्लस प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, या दूसरा तरीका ये होता है कि डेल्टा H आप लिखेंगे माइनस 348, यानी इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, इतनी एनर्जी क्या होगी, ऐड होगी। सो ये चीज आता है 2 वेज। ये भी कंफ्यूजिंग है, कभी कभी स्टूडेंट्स ये बात समझ नहीं पाते कि सर यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये एक्सोथर्मिक कैसे हुआ। देखिए भाई अगर डेल्टा H नेगेटिव आपको यहाँ पे रिएक्शन के सामने लिखा हुआ तो वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर प्रोडक्ट के साथ एनर्जी बन रही है तो जाहिर है वो रिएक्टेंट में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो प्रोडक्ट भी बनी है उसके साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को दी, एनर्जी देने के बाद यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ये एक्सो एनर्जी देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। द आईपी जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो एक्सोथर्मिक होती है, नोबेल केसेस में और कुछ 2A ग्रुप एलिमेंट्स में और 5A ग्रुप एलिमेंट्स में, अपर एलिमेंट्स की जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इफ अदरवाइज वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव आयन भी बन गया, नेगेटिव आयन भी बन गया। थर्ड स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटाइस, और हम कहें कि आयनिक कंपाउंड। The last step is the formation of ionic bond. Ionic bond कैसे बनेगा? Ionic bond तो almost 90% डन है, पॉजिटिव आयन भी मौजूद है, नेगेटिव आयन भी मौजूद है, और दोनों किस स्टेट में, गैस में। गैस में ये आयन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव करते 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 अगर ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लेटाइस एनर्जी यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, सॉरी उस अट्रैक्टिव फोर्स को आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और उस अट्रैक्टिव फोर्स के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी, द एनर्जी इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी, उस एनर्जी को लेटाइस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि पॉजिटिव आयन यानी सोडियम +1 गैस स्टेट प्लस क्लोराइड आयन जिसपे माइनस चार्ज है, इसपे प्लस इसपे माइनस, ये भी गैस स्टेट। ठीक है, ये कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इनकी कंप्लीट है 288, पर क्योंकि ये गैस स्टेट में है तो ये मूव करेंगे और इनके अपोजिट चार्जेस है तो ये आपस में कंबाइन होंगे, स्टिल एनर्जी लूज करेंगे और स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसके साथ एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये गैस से क्या हो गया, सॉलिड हो गया, आयनिक कंपाउंड बन गया, उसके साथ एनर्जी रिलीज हुई, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। ठीक है, आप इसको इस तरह से अदरवाइज कैसे लिखते हैं, डेल्टा H माइनस 788 किलो जूल पर मोल, आप इस स्टाइल में लिख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट साइड एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, या डेल्टा H प्लस और माइनस करेंगे। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस, 2 वेज। स्क्रीनशॉट लें तो हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी क्या होती है? अदा खाना मिलते हैं बस एक दो बोल रहे हैं। व्हाट इज लेटाइस एनर्जी? the amount of energy released when 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound is formed by 3-dimensional arrangement of 2 moles of oppositely charged ions.
अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। कह रहा है कि लेटाइस एनर्जी इज दैट एनर्जी जब एक मोल आयनिक कंपाउंड किससे बने, 2 मोल आयन से बने। देखिए ये सोडियम आयन था गैस स्टेट में, ये क्लोराइड आयन था गैस स्टेट में, ठीक है। अब ये 1 मोल पॉजिटिव आयन हो गया अपोजिटली चार्ज में, 1 मोल आपका नेगेटिव चार्ज आयन हो गया। अब ये गैस स्टेट में अब क्या करेंगे, 3 डायमेंशनली एक दूसरे को अरेंज करें एक डिफरेंट पैटर्न में, ठीक है, यानी क्रिस्टल लेटाइस बनाए। तो जब ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड का बना, कैसे बना, बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीस 2 मोल ऑफ आयंस। इसके साथ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, कितनी होगी, 788 किलो जूल पर मोल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, लेटाइस एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहेंगे लेटाइस एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो लेटाइस एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कहेंगे दिस इज द लेटाइस एनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद लेटाइस एनर्जी decreases in the same group for same anion। अगर हमारे पास एनाइन सेम है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, ठीक है। कह रहा है कि लेटाइस एनर्जी डिक्रीज होगी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सेम ग्रुप, और हमारे पास एनाइन सेम हो। देखें ग्रुप में अरेंजमेंट क्या होती है कि लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप 1A ग्रुप, सोडियम इज द सेकंड, पोटाशियम इज द थर्ड एंड रुबिडियम इज द फोर्थ एंड सीजियम इज द फिफ्थ, ठीक है। इसमें 1 शेल होगा, इसमें 2 शेल होंगे, इसमें 3 शेल होंगे। तो पॉजिटिव आयन का रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो होती है, सर समटाइम्स एनर्जी इज नॉट गिवन, ओनली क्वेश्चन आस्क्ड दैट हाउ कुड वी नो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हम कर सकते हैं अगर हमें पता हो, ठीक है। देखिए अगर टाइप ऑफ रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन है तो कुछ जनरल चीज़ें हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन कोई भी हो, यानी आप किसी भी कंपाउंड को पैरालाइज कर रहे हो तो आपने हीट एनर्जी देनी होती है, तो अंडरस्टूड है वो एंडोथर्मिक होगा। अब कोई भी चीज़ है वो जल रही है, ठीक है, जल रही है तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कंबस्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। अब बात करें न्यूट्रलाइजेशन की, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, थोड़ी या ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ जनरल, दिस इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस, दिस इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस, दिस इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस, दिस इज द पॉजिटिव, एंड क्लोराइड आयन इज अटैच्ड टू every आयन। If this is the A, this is the B, this is the C, this is the D and this is the E. अब मुझे ये बताएं कि which one is cesium chloride। क्वेश्चन ये है A, B, C, D और E। सीजियम क्लोराइड कौन सा है, कौन बताएगा, शाबाश। देखिए सीजियम की साइज सबसे ज्यादा होगी ना। अब जो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी जिसको हम लेटाइस एनर्जी कह रहे हैं या आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं, वो न्यूक्लियस और इस क्लोराइड आयन की नेगेटिव चार्ज के दरमियान होगी। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन इन न्यूक्लियस ऑफ दिस वन, ये पॉजिटिव चार्ज होगी, ये नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। तो जितनी ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक होंगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्रुप में लेटाइस एनर्जी फॉर द सेम एनाइन कम होगी, तो पीरियड में क्या होगी, बढ़ती होगी, ठीक है। इन द सेम पीरियड लेटाइस एनर्जी increases from left to right। अब क्यों इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू देयर आर 2 reasons। नंबर 1, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। नंबर 2,
इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, तो लेटाइस एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पीरियड में अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है कि फर्स्ट एलिमेंट बिग होता है, सेकंड उससे छोटा, थर्ड उससे छोटा, एंड लास्ट वन जो है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। अगर सबके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, सबके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, अगर ये सोडियम है और ये पोटाशियम, सॉरी ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है और ये जो है आपका सिलिकॉन जो है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये तीन आयन है, कंपेरिजन हम कर रहे हैं, इसमें +1 चार्ज होगी, ये सेकंड ग्रुप का +2, ये +3 होगा। अब मुझे सोच के बताएं इन तीनों में, अब इफ these are the ions, these three ions, this is A, B and C, आज चले इसको थोड़ा चेंज करते हैं, X, Y and Z। मुझे बताना लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, X, Y और Z किसकी ज्यादा होगी? Z की ज्यादा होगी, X की ज्यादा होगी, गुलाम मुस्तफा Z की ज्यादा होगी, अजमल Z की ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। जिसकी साइज कम, ये देखिए दो फैक्टर है, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज है +3 एल्यूमिनियम +3 और ये 3 क्लोरीन होंगे, क्योंकि ये माइनस हो रही है +3, इसके साथ 3 क्लोरीन, यानी 4 चार्जेस जो है आपस में कंबाइंड है। यहाँ पे 3 चार्जेस होंगी, यहाँ पे 2 चार्जेस होंगी, तो जाहिर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होंगी, 3 और 4, तो जितनी अपोजिट चार्जेस ज्यादा होंगी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा एक और बात वो ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस निकालता हूँ, ग्रेटर द या हायर द लेटाइस एनर्जी, अब जितनी लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, हायर द लेटाइस एनर्जी, जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, क्या होगा, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग विल बी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए दो फैक्टर्स हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा आयनिक बॉन्ड है। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन इट्स बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे टर्म बॉन्ड एनर्जी नहीं, यहाँ पे टर्म होती है लेटाइस एनर्जी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ लेटाइस एनर्जी पे डिपेंड करती है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी पे। तो जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग और मोर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, द मोर विल बी स्टेबिलिटी, द मोर will be stability. Number 3, the less will be solubility. Solubility in water. Water में solubility कम होगी जितनी लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड में करते हैं कि क्यों ज्यादा, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। टेक द स्क्रीनशॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नंबर 1 आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नंबर 1 as ionic bond is a strong bond, hence all ionic compounds are solids at room temperature। कह रहा है कि क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है पार्टिकल्स के दरमियान, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, इनमें इंटर आयनिक फोर्स होती है। तो जो कोहेसिव फोर्स है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। अब वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से, ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में होती है, गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में, किस में होती है, सॉलिड में होती है, ठीक है। तो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो पहला कैरेक्टर ये है कि दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एज आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नंबर 2, they do not exist in the form of
individual molecules. They do not form in the form of individual molecules. Instead, they exist in three-dimensional network. A second point is that कि ionic compound like covalent compound molecules की फॉर्म में नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो H2O, 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 H2O. अब ये जो चार वाटर मॉलिक्यूल हैं ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता कि वन NaCl सेपरेटली is bonded to next NaCl, this is bonded to next NaCl. ऐसा नहीं होता. ये जो है they do not exist in the form of molecules as covalent compounds do. They exist in the form of three-dimensional network. Don't think that a single sodium is surrounded by only single chloride ion. One sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. One sodium ion is surrounded by 6 chloride ions और three-dimensionally arranged होंगे. Chlorine, chloride, 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 chloride. Similarly, ये जो 6 क्लोरीन है इनके बाहर 6 सोडियम होंगे और three-dimensionally क्या होंगे? अरेंज होंगे. ठीक है. तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट और एक जैसी होगी. अब देखिए कि कहीं पे भी आपको सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में नहीं मिल रहा. सोडियम है उसकी सराउंडिंग में क्लोराइड, क्लोराइड के अराउंड में सोडियम. तो जो आयनिक रेशियो है वो 1:1 है. तो ये जो हम लिखते हैं इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं. फार्मूला यूनिट इज द सिंपलेस्ट यूनिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आयनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट यूनिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल. तो कोवेलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं. आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका फार्मूला यूनिट लिखते हैं. ठीक है. तो ये जो है ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, इंपेरिकल भी है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते. ये जो है क्या करते हैं? थ्री-डायमेंशनल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. नंबर 3, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, i.e. they are good conductors in their molecule state or in their aqueous solution. In their aqueous solution. अब इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. किसको? आयनिक कंपाउंड्स को. ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. इसी में अगर हम ऐड करें दे आर बैड कंडक्टर्स. दे आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट. एज लॉन्ग एज दे आर इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस मूव करनी चाहिए. ठीक है. तो मोल्टेन स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव कर सकते हैं. जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं ये आयनाइज होगा, आयंस मूव कर सकते हैं. ठीक है. पर जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो आयंस अपनी फिक्स पोजीशंस पे होंगे, आयंस मूव नहीं कर सकेंगे. जब आयंस मूव नहीं कर सकेंगे तो ये बैड कंडक्टर्स होंगे. नंबर 4, दे आर soluble in water but insoluble in they are soluble in water but insoluble in non-polar or organic solvents. Organic solvents या non-polar solvents such as petrol, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इनमें जो है ये insoluble होते हैं. पर वाटर में क्या होते हैं? soluble होते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी एक कंडीशन है. Ionic compound is soluble and ionic compound is soluble in water only if its
लेटाइस एनर्जी इज लेस देन हीट ऑफ हाइड्रेशन। कह रहा है कि सिर्फ वो आयनिक कंपाउंड जो है पानी में डिसॉल्व होंगे, सिर्फ वो जिनकी लेटाइस एनर्जी, यानी जब आइंस आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से क्या कम हो। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर, ठीक है, अब वाटर में क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा? सोडियम को। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन किसको अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन को। तो ये जो वीक इंटरेक्शन डेवलप होगी इसको कहेंगे हम वाटर डायपोल है, सोडियम आयन है, वाटर डायपोल है, क्लोरीन आयन है। ये जो अट्रैक्शन कहलाएगी ये कहलाएगी आयन डायपोल फोर्स। अब इन आयन डायपोल फोर्स के नतीजे में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। सो इस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन। व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन? दैट how much energy is released when 1 mole of gaseous ion is formed in water। कि जब 1 मोल गैसियस आयन पानी में बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। पॉजिटिव आयन बनता है तो ऑक्सीजन वाली साइड उसको सराउंड और इंटरैक्ट करेगी, नेगेटिव आयन बनता है तो हाइड्रोजन वाली साइड उसको सराउंड और इंटरैक्ट करेगी, और सराउंडिंग और इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। पानी में डिसॉल्व करने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। और जनरल टर्म है हीट ऑफ सॉल्वेशन। हीट ऑफ सॉल्वेशन, हाइड्रेशन वर्ड तब यूज करेंगे जब हम वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि सिर्फ वही कंपाउंड जो है पानी में डिसॉल्व होंगे जिनमें लेटाइस एनर्जी कम होगी, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। अब बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि इसी में है द सल्फेट्स, फॉस्फेट्स and fluorides had very high lattice energies। very high lattice energies किसके हों? फ्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कि ये जो एलिमेंट हैं इनकी लेटाइस एनर्जी कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम फास्फेट की, कैल्शियम फ्लोराइड की या बेरियम सल्फेट, फास्फेट और फ्लोराइड की लेटाइस एनर्जी बिल्कुल ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब मुझे ये सोच के बताएं ये इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों है? क्योंकि इनकी लेटाइस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, ए, या इनकी हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू लेटाइस एनर्जी है, बी, या इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है लेटाइस एनर्जी से, सी। व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? सी, ए, सी वाला होगा। हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लेटाइस ज्यादा है, ठीक है। ये कंडीशन लिखी है, आप इसको जरा फोकस कर लीजिए।